कक्षा 9 विषय जीव विज्ञान भाग 9 डेट 10/5/2021। इसके पहले आप लोग सेंट्रोजोम यानी लयन काय पढ़े हैं। लयन काय क्या है, इनके कार्य क्या होते हैं। लयन काय की अंग्रेजी होती है सेंट्रोजोम। अब इसके आगे है रसधानी। क्या है? रसधानी। रसधानी यानी वैक्यूल्स, VACUOLS। वैक्यूल्स की अंग्रेजी है रसधानी, या इसी का दूसरा नाम है रिक्तिका। रसधानी या रिक्तिका। इसमें देखिए, पादपों में ही पाई जाने वाली यह संरचना, पादपों में ही पाई जाने वाली यह संरचना एकल कला से बनी होती है। पादपों में ही पाई जाने वाली यह संरचना एकल कला से बनी होती है, जिसे टोनोप्लास्ट कहते हैं। TONOPLAST, जिसे टोनोप्लास्ट कहते हैं। तथा इसमें भरे द्रव को कोशिका रस कहते हैं। यानी रसधानी के अंदर जो द्रव पाई जाती है उसे कोशिका रस कहते हैं। कोशिका रस कहते हैं। यह एक बड़ी लगभग गोलाकार संरचना होती है। यह एक बड़ी लगभग गोलाकार संरचना होती है। गोलाकार संरचना होती है जो पादप कोशिका का बड़ा भाग घेरती है। जो पादप कोशिका का बड़ा भाग घेरती है, इसे रसधानी भी कहते हैं। इसे रसधानी भी कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि अब जो है, होता क्या है कि जो रसधानी है वह पौधों की कोशिकाओं और जंतुओं की कोशिकाओं में पाई जाती है। पौधों की कोशिकाओं में 1 या 2 होती है जो बहुत बड़ी होती है, लेकिन जंतुओं की कोशिकाओं में छोटे छोटे अनेक होते हैं। अब आगे देखिए, जो है कार्यानुसार कोशिका का कार्यानुसार का संधि विच्छेद का कार्य धन अनुसार, कार्य के अनुसार कोशिका का पचरा पात्र भी कहते हैं। यानी कहने का मतलब कि इसमें देखेंगे, जो रसधानी है इसे कचरा पात्र भी कहते हैं। इसमें देखेंगे कि जो उत्सर्जी पदार्थ है उसको एकत्रित करते हैं। अब इसमें, क्योंकि इसमें अपशिष्ट पदार्थों का संचय होता है, अपशिष्ट पदार्थों का संचय होता है, इसमें कई प्रकार के अम्ल, कार्बोहाइड्रेट, अमीनो अम्ल, प्रोटीन आदि पदार्थ भरे होते हैं। यानी रसधानी के अंदर जो द्रव पाई जाती है उसमें अम्ल होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होते हैं, अमीनो अम्ल होते हैं, प्रोटीन आदि पदार्थ भरे होते हैं। अब आगे देखेंगे। अब यहाँ देखिए रसधानी के कार्य। फंक्शन ऑफ वैक्यूल्स, FUNCTIONS ऑफ OF, वैक्यूल्स VACUOLS। रसधानी के कार्य। रसधानी के प्रमुख कार्य निम्न हैं। रसधानी के प्रमुख कार्य निम्न है। पहला है, यह पादप कोशिका को स्फीति एवं कठोरता प्रदान करती है।
यह पादप कोशिका को स्फीति एवं कठोरता मतलब मजबूती प्रदान करती है। वसा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, जल आदि का संग्रहण करती है। यानी वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, जल आदि का संग्रहण यानी इसके अंदर एकत्र होते हैं। अगला है वर्णकों को संग्रहित करती है। वर्णकों यानी रंग, जैसे लवक है, वर्णकों को भी यह एकत्र करती है, संग्रहित करती है। चौथा, अनावश्यक पदार्थों को संग्रहित कर कोशिका की रक्षा करती है। जो बेकार पदार्थ हैं उसको जो है संग्रह करके कोशिका की रक्षा करती है। आगे है, यह परासरण तथा उत्सर्जन क्रिया को नियंत्रित करती है। यह परासरण तथा उत्सर्जन क्रिया को नियंत्रित करती है। और ये तो आपका राजधानी के कार्य हुए 5 पॉइंट। और अब आगे देखेंगे, आगे पढ़ेंगे प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली। प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, अंग्रेजी है PLASMA मेम्ब्रेन, MEMBRANE, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की हिंदी है प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली को सेल मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं। अब आगे देखेंगे कि प्लाज्मा झिल्ली होता क्या है। सभी कोशिकाओं में जीव द्रव्य के चारों ओर, सभी कोशिकाओं में, चाहे वह जंतु कोशिका हो चाहे वनस्पति, सभी कोशिकाओं में जीव द्रव्य के चारों ओर एक पतली झिल्ली पाई जाती है। एक पतली झिल्ली पाई जाती है जिसे कोशिका कला कहते हैं। पुनः एक बार परिभाषा देखिए। सभी कोशिकाओं में जीव द्रव्य के चारों ओर एक पतली झिल्ली पाई जाती है जिसे कोशिका कला कहते हैं। इसका निर्माण प्रोटीन और वसा से होता है। यानी जो प्लाज्मा झिल्ली है या कोशिका झिल्ली किससे बनी होती है? प्रोटीन और वसा। प्रोटीन और वसा मिलते हैं तो प्लाज्मा झिल्ली का निर्माण होता है। अब आगे है प्लाज्मा झिल्ली के कार्य। प्लाज्मा झिल्ली के कार्य, प्लाज्मा झिल्ली के देखिए कार्य है फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा झिल्ली के कार्य FUNCTIONS ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, PLASMA मेम्ब्रेन, MEMBRANE प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आगे है प्लाज्मा झिल्ली के प्रमुख कार्य निम्न है। पहला जो कार्य है उसको देखिए। यह कोशिका को निश्चित आकार प्रदान करती है। यानी प्लाज्मा झिल्ली के कारण ही कोशिका का आकार निश्चित होता है। ये पहला कार्य है। दूसरा देखिए, दूसरा आपका है यह कोशिकांगों को सुरक्षा प्रदान करती है। यानी कोशिकांग, कोशिका धन अंग मिलाएंगे तो कोशिकांग हो जाता है। कोशिका के सभी अंगों की यह जो है प्लाज्मा झिल्ली सुरक्षा करती है, क्योंकि कोशिका के चारों तरफ एक आवरण के रूप में घिरा होता है। इसीलिए कोशिका के अंदर जितने भी कोशिका के अंग होते हैं उसकी सुरक्षा मिल पाती है। तीसरा है कोशिका में पदार्थों के परिवहन को नियंत्रित करती है। कोशिका में पदार्थों के परिवहन को नियंत्रित करती है। यानी कोशिका में पदार्थों को परिवहन को नियंत्रित, एक कोशिका से दूसरे कोशिका में जो पदार्थों का परिवहन होता है उसको जो है नियंत्रित करके ही भेजती है। चौथा है आपका चयनात्मक पारगम्य होने के कारण, चयनात्मक पारगम्य होने के कारण
यह चयनित या विशिष्ट आयनों या पदार्थों को ही कोशिका के अंदर या बाहर जाने देती है। चयनात्मक पारगम्य होने के कारण यह चयनित या विशिष्ट आयनों या पदार्थों को ही कोशिका के अंदर या बाहर जाने देती है। अब इसके आगे देखेंगे, पादप कोशिका तथा जंतु कोशिका में अंतर। पादप कोशिका तथा जंतु कोशिका में अंतर क्या होते हैं? डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। पादप कोशिका तथा जंतु कोशिका में अंतर, इसकी अंग्रेजी होती है डिफरेंट बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। अब हम एक लाइन खींचेंगे, एक तरफ लिखेंगे पादप कोशिका प्लांट सेल, दूसरी तरफ जंतु कोशिका एनिमल सेल। तो प्लांट सेल में जो पहला है, जो पादप कोशिका है, इसमें कोशिका भित्ति होती है, यानी पादप कोशिका के चारों ओर जो परत पाई जाती है उसे कोशिका भित्ति, इसमें कोशिका भित्ति होती है। और जंतु कोशिका में इसमें कोशिका भित्ति नहीं होती है, यानी पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है और जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। दूसरा है, इसमें लवक पाया जाता है। लवक, इसमें लवक पाया जाता है, लवक पाया जाता है और जंतु को इसमें लवक नहीं पाई जाती है। यानी जितने भी पौधे हैं उसमें लवक यानी प्लास्टिड, लवक की अंग्रेजी है प्लास्टिड, यानी कहने का मतलब लवक वाड़क रंग। लवक के कारण ही पौधे रंगीन दिखाई देते हैं, जैसे पत्तियां हरी होती हैं, फूलों का रंग रंगीन होता है, जड़ों का रंग मटमैला होता है। दूसरा है, इसमें देखिए, इसमें लवक नहीं पाई, यानी जंतुएं जो होती हैं उसमें लवक नहीं पाया जाता है। और कुछ जंतु ऐसे हैं जिसमें कि लवक रेयर लवक पाए जाते हैं, जैसे आपका युगलीना है, इसमें जो है लवक पाए जाते। जंतु होते हुए भी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण करके स्वयं अपना भोजन बनाते हैं। तीसरा पॉइंट देखिए, तीसरा आपका है, इसमें तारक काय नहीं पाया जाता है। इसमें तारक काय नहीं पाया जाता है, यानी तारक काय का मतलब सेंट्रोजोम। जो पौधे होते हैं, पौधों की कोशिकाओं में तारक काय नहीं पाया जाता है, नहीं होते हैं, लेकिन इसमें तारक काय पाया जाता है। कहने का तात्पर्य है जंतु कोशिका में तारक काय की अंग्रेजी होती है सेंट्रोजोम, यानी तारक काय पाया जाता है। चौथा है, इसमें रसधानी, चौथा पॉइंट, इसमें रसधानी बड़ा होता है। इसमें रसधानी बड़ा होता है, यानी पौधों की कोशिकाओं में जो रसधानी यानी रिक्तिका या वैक्यूल होती है वो बड़ा होता है। 1 या 2 पाए जाते हैं। इसमें रसधानी छोटा होता है, जो कि अनेक असंख्य पाए जाते हैं। पांचवा अंतर देखिए, इसका आकार सामान्य होता है और इसका आकार असामान्य होता है, यानी कहने का मतलब जो पौधों की कोशिकाएं हैं, जो आकृति होती है सामान्य आकृति की होती है, लेकिन जंतु कोशिकाएं जो होती हैं इनकी जो है आकृति सामान्य आकार की नहीं होती है, क्योंकि जंतु कोशिकाओं का आकार गोलाकार, पंचभुजाकार, षटभुजाकार, कामाकार, बिंदुकार, ये सब आकार के भी होते हैं, इसलिए असामान्य माना गया है। सामान्य का मतलब ये है कि 1 या 2 आकृति के ही पौधों की कोशिकाएं दिखाई देती है। ये आपका जो है पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर हुआ।
अंतर आपको जो है 5 बताया गया। इसमें पहला जो बताया गया वो है आपका, जो पहला बताया गया वह जो है कि पहला है आपका, इसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है पौधों में, और जंतुओं में जो है कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। पौधों में लवक पाया जाता है लेकिन जंतुओं में लवक नहीं पाया जाता है। इसमें तारक काय पाई जाती है और जंतुओं में तारक काय नहीं, पौधों में तारक काय नहीं पाई जाती है लेकिन जंतुओं में तारक काय पाया जाता है। चौथा है कि पौधों में रसधानी पाया जाता है, 1 या 2 बहुत बड़ा होता है, लेकिन जंतुओं में रसधानी जो है पाई जाती है जो छोटे छोटे अनेक होते हैं। जंतुओं की कोशिकाओं का आकार पौधों की कोशिकाओं का आकार सामान्य होता है, लेकिन जंतु कोशिकाओं का आकार सामान्य नहीं होता है, इसे हम असामान्य कहते हैं। इसके आगे ये पार्ट समाप्त हो चुका है। इसके आगे जो है अगला लेसन पढ़ाया जाएगा, जो कि आपका आता है ऊतक, टिश्यू। पौधों और जंतु दोनों ऊतक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ये जो इसका अध्ययन जो है अगले दिन करेंगे।